हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही अमेजिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। एक्चुअली देखा जाए तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एक डिफरेंट टॉपिक है और केमिकल बॉन्डिंग एक डिफरेंट टॉपिक है, इसीलिए हम जानबूझकर इस चैप्टर को दो पार्ट्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे। रीजन ये है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर अपने आप में ही काफी डिटेल्ड चैप्टर है और अगर मैं इसी में आपको ये पढ़ाऊंगा तो अगेन इट गेट डिफिकल्ट फॉर यू टू कैच अप फॉर लॉन्गर आवर्स। So, dear all students, welcome once again for the wonderful chapter Atomic Structure and Chemical Bonding. Today we will be taking care of all these two topics, but in a different segment, because atomic structure as well as chemical bonding both are very important and individually they matters a lot to us. Okay, so let's start atomic structure. प्यारे बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर की कहानी क्या है? आखिर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पीछा क्यों नहीं छोड़ता? आप किसी भी स्टैंडर्ड में हैं, अगर आप समझिए 11th में भी पहुंच गए, 11th 12th में भी चले गए, जेई वगैरह की तैयारी करें, तो भी ये चैप्टर है ना आपका खून चूसता रहेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो आखिर है क्या एटम? ये जरूरत क्यों पड़ी एटम की? पुराने समय में हमारे एक ऋषि थे, कई सैकड़ों सालों पहले, हजारों सालों पहले हमारे एक ऋषि थे जिनका नाम था कणाद। अगर मैं हिंदी में लिखूं तो कणाद। और कणाद ऋषि ने कहा कि दुनिया की हर चीज छोटे छोटे कणों या पार्टिकल से मिलकर बनी है। मतलब अकॉर्डिंग टू कणाद, ईच एंड एवरी मैटर इन दिस यूनिवर्स is made up of small tiny particles named as कण। चक्कर यह है कि अगर कणाद ऋषि ने ये कहा था तो हमने बाद में डाल्टन थ्योरी क्यों अपनाई? देखो, एक मैं आपको बात बता दूं बच्चों, जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, मैं ये हमेशा बोलता हूं बच्चों को, हमारा देश सच में विश्व गुरु है। इंडिया इज वर्ल्ड लीडर इन एजुकेशन, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अगर आप एंशंट हिस्ट्री देखेंगे तो हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान लोग हुआ करते थे और देश विदेश से लोग आकर हमारे देश में क्या करते थे? पढ़ाइयाँ करते थे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। तो अब बच्चे बोलेंगे कि सर इन टुडेज वर्ल्ड वी नो दैट एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन इज़ फेमस। ठीक है, एटम क्या है मैं बताऊँगा, पर थोड़ा सा मैं आपको और आगे इस चीज़ को ले जा रहा हूँ। तो in 19th century, the British was ruling the entire world and Dalton was British scientist. So whatever British were saying was automatically accepted and approved. Number one. And number two, जो ऋषि कणाद थे हमारे देश में, जो ऋषि मुनि होते थे, वो जो भी पढ़ाना है, बोलना है, they usually say like that, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ। अभी जो मैं बोल रहा हूँ तो कुछ बच्चे इसको लिखेंगे और कुछ बच्चे से सुनेंगे। तो पुराने समय में लिखने की चीज़ें ज़्यादा वैलिड नहीं थी। जो गुरु बोला करते थे चेले उसको सुन लिया करते थे, इसीलिए वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन बातें ट्रैवल होती गई कि ऋषि कणाद ने ये कहा था, फिर उनके दादाजी बोले ऋषि कणाद ने, फिर परदादा, फिर ये ऐसे जनरेशन टू जनरेशन बातें चलती चली गई। बट देयर वॉज नो रिटन एविडेंस टू प्रूव दिस थ्योरी। ओके, सो ये दो कारण थे, एक तो ब्रिटिश रूल भी करता था, प्लस हमारे पास कोई प्रॉपर रिटन एविडेंस नहीं थे। अच्छा, बात आती है आखिरकार घूम फिर के, बाबू एटम क्या है? व्हाट इज एटम? एटम को अगर आपको समझना है तो आप ये इमेजिन कीजिए कि मैं जिस कमरे में अभी लेक्चर ले रहा हूं, मेरे चारों तरफ बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स आर रिवॉल्विंग हियर एंड देयर। हमें दिखाई तक नहीं दे रहे। क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है। कितना छोटा होता है? ऑलमोस्ट, माइंड इट, ऑलमोस्ट 1 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास, या 1 आर्मस्ट्रॉन्ग और 1 नैनोमीटर के आसपास। कितना होता है ये? 10 to the power -10 मीटर से लेके 10 to the power -9 मीटर। इस रेंज में चीजें इतनी छोटी हैं, तो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? बच्चों, हमारे देखने की जो एबिलिटी होती है वो -6 मीटर, मतलब मैक्सिमम 1 माइक्रोमीटर तक हम देख सकते हैं।
मैं तो वो भी नहीं देख सकता, चश्मा वाला आदमी हूँ। चश्मे वाले लोग तो इससे छोटी चीज़ें देख ही नहीं सकते, लेकिन जो नॉर्मल आदमी है ये नॉर्मल विजिबिलिटी है, समझ में। इसीलिए वी रिक्वायर माइक्रोस्कोप्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू विजुअलाइज दीज ऑल व्हाट सब्सटेंसेस। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट है। आप बोलोगे सर आखिर एटम तो आपने हमें बता दिया कि एटम क्या है, ये बहुत छोटा पार्टिकल होता है, लेकिन आखिरकार एटम को हम समझे कैसे? प्यारे बच्चों, इन आवर कंट्री व्हेन देयर वाज डिस्कवरी हैपनिंग फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। देखो जब मैं बोलता हूँ ना एलिमेंट, तो एलिमेंट एक्चुअली क्या होता है पता है? एलिमेंट इज ग्रुप ऑफ एटम, मतलब जो एटम है ना, क्योंकि एटम सबसे छोटा है, तो जब n नंबर ऑफ एटम्स, बहुत सारे एटम्स, सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स मिल जाते हैं तो एलिमेंट बन जाता है, ठीक है। तो आप समझना, कहानी समझना। मान लेते हैं किसी ने बोला हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, तो देखो कितना बड़ा लिखने के लिए मिला ना। और अगर मैं इसको लिख दूं H2 या H लिख दूं, एक्चुअली एटम बोल दिया तो H लिखना पड़ेगा, अगर मॉलिक्यूल लिख दिया तो H2 लिखना पड़ेगा। लेकिन सोचो इतना सारा लिखना पड़ेगा, बेटर है ना कि इसको शॉर्ट में H और H2 ऐसे करके लिख दे। क्या बोलते हो? सिंपल है ना। अगर मेरे को लिखना है सोडियम, सी सोडियम, बेटर टू राइट Na। एक्चुअली Na इसलिए बिकॉज सोडियम का लैटिन नाम नाइट्रियम होता है, नाइट्रियम के कारण इसका नाम Na पड़ता है। सो सिंबल्स क्या है? सिंबल्स आर सम ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन, बस प्यार से समझाने के लिए। मतलब जैसे बोलते हैं कि किसी का नाम, जैसे मेरा नाम है प्रभात तिवारी, बहुत सारे लोग मुझे प्रभु प्रभु बोलते हैं। अब प्रभु भी थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन क्या सीन क्या है? सीन यही है कि आपने निक नेम रख दिया, शॉर्ट नेम। तो बड़े बड़े नामों के शॉर्ट नेम, सिंबल्स वगैरह, कि भैया जैसे मैग्नीशियम Mg, मैग्नीज Mn, समझ लो। तो सिंबल रख दिए छोटे, और इन्हीं सिंबल से क्या होता है, उन एलिमेंट्स को पहचाना जाता है। अब देखो इंटरेस्टिंग बात है, क्या तरीके होते हैं सिंबल्स चूज करने के? देखो यूजुअली तरीका एक ही है, क्या? पहला अक्षर आपको चूज करना ही पड़ेगा। देखो यहां से शुरू करते हैं, थोड़ा सा पिक्चर देखो। सिंबल में बी डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम एलिमेंट, लाइक हाइड्रोजन का H ले लिया, ऑक्सीजन के लिए O ले लिया, नाइट्रोजन का N ले लिया। जिस नाम से वो एलिमेंट है उसका पहला लेटर ही हो सकता है सिंबल हो। जैसे कार्बन, अब कार्बन के लिए सिर्फ C ले लिया तो C सिंबल हो गया, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैंने ले लिया कैल्शियम तो आप बोलो सर कैल्शियम के लिए भी C ले लो, तो समझ में आया? आप हर जगह एक जैसी चीज़ नहीं ले सकते बच्चों। तो हमने क्या किया, हमने सेकंड रूल अपनाया। जब हमें एक से ज़्यादा नाम मिल गए एक ही सिंबल के, तो हमने क्या किया, सिंबल में भी डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर एंड अनदर सिग्निफिकेंट एंड नेक्स्ट लेटर। देखो जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में Al इसलिए Al, ब्रोमीन में Br इसलिए ब्रोमीन, फिर कैल्शियम में Ca इसलिए Ca कैल्शियम। समझ में? अच्छा इसमें भी ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? कई बार ऐसा भी होता है, दिस इज वेरी ऑब्वियसली सीन, कि दो लेटर सेम आने लगे, तो हम क्या करेंगे, हम फिर तीसरे लेटर पे जाते हैं, फिर ऐसे चौथे लेटर पे जाते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको दिखाता जाता हूं। ठीक है, सिंबल्स में भी डिराइव फ्रॉम देयर लैटिन नेम्स, लाइक कॉपर के लिए Cu, क्योंकि कॉपर का लैटिन नेम क्यूप्रम होता है। ठीक है, तो बिकॉज इट्स लैटिन नेम इज क्यूप्रम, सो वी हैव टेकन Cu, क्यूप्रम। आयरन के लिए फेरम, इसीलिए Fe, फेरम Fe। ये दो ही नहीं होता बच्चों, एक ही होता है। ठीक है, Fe, F कैपिटल रहेगा, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, माइंड इट। पहला लेटर, हर सिंबल का पहला लेटर, फर्स्ट लेटर ऑफ द एवरी सिंबल हैज टू बी कैपिटल। ठीक है, फिर सिल्वर। ठीक है, सिल्वर को क्या बोलते हैं, अर्जेंटम, इसलिए Ag। अभी देखो, अभी अगर आप Ar लोगे तो बन जाएगा आर्गन, आर्गन, आर्गन में भी ये होता है, समझ में? इसलिए इसमें क्या लिया, Ag, R नहीं ले सकते तो Ag, Ag मतलब अर्जेंटम, सिल्वर। फिर सोडियम, नाइट्रम Na, पोटेशियम
आपको बोलते हैं कैलियम, के ए नहीं, सिर्फ के, क्योंकि के ए के लिए हमारे पास फिर आगे एलिमेंट है। जो पहले मिल जाता है उसका नाम हम रख देते हैं। गोल्ड के लिए ऑरम, AU। समझ में? प्यारे बच्चों समझिए इसको, हमें किसी को सिंबल देना है। इफ वी गेट सिंबल लाइक सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, let's take an example, okay? Let's take an example. This will help you, actually it will help you. Let's say I have carbon. Let me change the color for you. एक बार मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, मज़ा आएगा आपको। कार्बन है मेरे पास, कैल्शियम है मेरे पास, और कॉपर है मेरे पास, ठीक है, डन। अच्छा, अगर मैं कार्बन Ca ये भी है, Ca ये भी है ना, तो मैंने क्या किया, इसमें से केवल इसको C दे दिया, इसको Ca कर दिया। अब तुम बोलोगे अच्छा यहां पे कोबाल्ट भी लिख देता हूं, कोबाल्ट भी लिख देता हूं। अब इसमें देखो CO दोनों में CO है, तो हमने क्या किया, इसका एक्चुअल नेम होता है क्यूप्रम, तो हमने इसका क्या ले लिया बच्चों, Cu ले लिया, Cu, तो ये हो गया Cu, और इसका क्या हो गया, कोबाल्ट, क्या हो गया, CO। अच्छा, पहला लेटर कैपिटल है, दूसरा लेटर स्मॉल है। समझ में आया बच्चा पार्टी? तो जो फर्स्ट लेटर है वो अपर केस में आएगा, अपर केस मतलब कैपिटल लेटर, और जो छोटा लेटर है, जो सेकंड लेटर है, दैट विल बी ऑन अ लोअर केस, मतलब छोटा नंबर में। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है वो भी समझ जाओ। अगर मैंने लिखा है CO और किसी बच्चे ने लिखा है CO, दोनों में डिफरेंस है। दिस इज एलिमेंट, पहला लेटर कैपिटल है, दूसरा स्मॉल है, मतलब एलिमेंट है। बट दिस इज कंपाउंड, या आप इसको बोल दो मॉलिक्यूल। इसका नाम है कोबाल्ट, COBALT, कोबाल्ट है ये, बट इसका नाम है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड। गॉट इट? सी, तीन चीजें हमें समझनी है। फर्स्ट लेटर, अगर फर्स्ट लेटर कॉमन है तो सेकंड लेटर, सेकंड अगर कॉमन हो रहा है थर्ड लेटर, ऐसे होता है। हालांकि आप नामकरण नहीं कर सकते, आपको तो सिर्फ मेमोराइज करना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जब हमारे वर्ल्ड हमारा है ऑब्वियसली, ठीक है, जब हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो लोगों ने अपने अपने नाम से एलिमेंट बनाने शुरू कर दिए, और फिर एक ज़माना ऐसा आया कि लोगों के बीच झगड़े शुरू हो गए, ये एलिमेंट मैंने बनाया, ये एलिमेंट मैंने बनाया। जैसे यूएस में और रशिया में वॉर इसके ऊपर भी है। एक एलिमेंट है जिसका नाम है रुदरफोर्डियम। तो आप बोलोगे सर यूएस वाले ने बनाया होगा, हाँ, तो रुदरफोर्डियम यूएस वालों ने बनाया, और सेम एलिमेंट सेम एटॉमिक नंबर और मास के साथ रशिया के साइंटिस्ट जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जिनका नाम था किरचोटी, उनके नाम से किरचोटियम पड़ा। और रशियंस कहते थे कि 103 एलिमेंट हमारा है, हमरा वाला बनाया है, उसका नाम किरचोटियम रखो। तो वो लोग बोलते थे नहीं हमरा बनाया, रुदरफोर्ड बहुत फेमस आदमी है तो हम रखेंगे रुदरफोर्डियम। तो हम लोगों ने ट्रिक निकाला, IUPAC सिस्टम। इसीलिए आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि जो एलिमेंट 92 के ऊपर जाते हैं, इनफैक्ट 100 के ऊपर जाते हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर में, उनके लिए हम फिर बाद में क्या डिसाइड कर लेते हैं कि भैया IUPAC सिस्टम लगाओ, ठीक है। गाइज, इस चैप्टर में आपको हर चीज़ बताने वाला हूँ। मैं आपको पहले बता दूँ, मैं अभी एटम के बारे में आपसे बात करूँ, मैं अभी डेल्टन थ्योरी आपको बताऊँगा, फिर उसके बाद मैं एटॉमिक मॉडल्स पढ़ाऊँगा, जिसमें आपको J.J. थॉमसन मॉडल, रुदरफोर्ड मॉडल, सभी मॉडल आपको देखने के लिए मिलेंगे, बोर मॉडल भी, ठीक है। लास्ट में मैं आपको उनके मेरिट्स डीमेरिट्स भी बताऊँगा, क्या अच्छा था क्या बुरा था। फिर मैं आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोइलेक्ट्रॉन सब बताऊँगा। फिर इसी चैप्टर में, इसी लेक्चर में इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि जो एलिमेंट है या जो एटम है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का क्या फंडा है, वैलेंसी का क्या फंडा है, ऑक्टेट लॉ वगैरह क्या होते हैं। तो कुल मिला के डटे रहिए इस चैप्टर में। थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन मज़ा ज़रूर आएगा, आई एम टेलिंग यू। ओके, सो बच्चा पार्टी अब बात कर ही लेते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, ठीक है, ठीक है। और मैं फिर बता रहा हूँ, इस चैप्टर में जो बताऊंगा उसके बाद वाले चैप्टर में विल टॉकिंग अबाउट केमिकल बॉन्डिंग। सो डट के रहो, एक ही चैप्टर है बट 2 पार्ट में मिलेगा।
पार्ट 1 पार्ट 2 मजा आएगा, छा जाएंगे, यस और नो। चलिए सेकंड देखते हैं, एटॉमिक थ्योरी गिवन बाय डाल्टन। थोड़ी देर पहले मैंने इनके बारे में चर्चा की, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, 19वीं सेंचुरी में भौकाल मचा रखे थे, ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो जो बातें बोली हैं, देखो सुनना, ध्यान से समझना, जो जो इन्होंने बोला है हम उसको पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन बाद में आपको बताऊंगा ये गलत बोले थे, ठीक है। और जो गलत बोले थे तो भी हम क्यों पढ़ रहे हैं, देखो ये एटॉमिक थ्योरी है, थ्योरी को प्रिंसिपल बनने के लिए प्रूफ होने की ज़रूरत है। अभी बहुत समय था लेकिन ये हालांकि फेल हो गया, और बिकॉज ही कॉइंड द टर्म एटम, इन्होंने ही टर्म दिया था एटम, एटम शब्द डाल्टन बाबा ने दिया था, हम भी यूज़ कर रहे हैं, किसी ने इस पे ऑब्जेक्शन भी नहीं लिया, तो बस चले जा रही है कहानी। तो पहला आता है व्हाट, मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल नेम्ड एज एटम्स। हर मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, दुनिया की हर चीज छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। हमारे कणाद ऋषि देखो बेचारे सबसे पहले बोले थे, हमने तो लेक्चर की शुरुआत में ही बोल दिया था, हाँ है ना, बट ठीक है, हमारे देश में लोग परभोगी होते हैं। हमारे देश में क्या होता है, अगर कोई बच्चों को अच्छा पढ़ा रहा है, कुछ भी मेहनत कर रहा है, कोई अच्छी कंपनी है, अच्छा प्रोडक्ट है, लोग नहीं लेंगे। वही चीज़ कोई बाहर वाला आके बेच के जाकर तुरंत लेंगे। तो इसलिए हमारा देश परभोगी है। हमारे देश के लोग बाहर वालों को अच्छे लगते हैं, हमारे देश के लोग हमारे वाले लोगों को अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ परभोगी लोग हैं। दे ऑलवेज लव फॉरेनर्स। डाल्टन बोल दिया एक्सेप्टेड, कणाद प्रूव इट, समझ में आया। सेकंड, अब सी आई हैव सीरियस पैट्रियोटिज्म, तो मेरे साथ देशभक्ति थोड़ी प्रबल चलेगी बच्चों पार्टी, ठीक है। सो सेकंड है ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। याद करो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि लेट से हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम है, यही हाइड्रोजन एलिमेंट बनेगा, तो हाइड्रोजन के एन, बहुत सारे हाइड्रोजन लग जाएंगे, बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम्स मिलके हाइड्रोजन का पूरा एक एलिमेंट बना लेंगे। सिमिलर एटम्स, समझ में, एटम सबसे छोटा है। ऐसा समझो कि बूंदी होती है ना, बूंदी, बहुत सारी बूंदियों ने बूंदी का लड्डू बना दिया, तो बूंदी एटम है और बूंदी का लड्डू बन गया वो एलिमेंट है। जिन लोगों को बूंदी नहीं समझ में आती तो भैया थोड़ा सर्च मारो गूगल पे व्हाट इज बूंदी, क्योंकि बूंदी का लड्डू हर जगह चलता है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ एनी अदर एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, देखो समझने का झोल है, मैंने बोल दिया सोडियम एटम, मैग्नीशियम एटम। अब सोडियम का एटम अलग है, मैग्नीशियम का एटम अलग है, हाँ ना, कलर में भी अलग है, प्रॉपर्टीज में भी अलग है, वैलेंसी में भी अलग है, रिएक्टिविटी में भी अलग है, हर तरह से अलग है भैया। अरे मैंने कहा मैं ह्यूमन, तुम ह्यूमन, तो क्या हम दोनों आइडेंटिकल हैं? अरे ठीक है, मेरे पास भी एक आंख है, एक नाक है, सॉरी, मेरे पास 2 आंखें हैं, आपके पास 2 आंखें हैं, एक नाक है, सब सेम है, तो क्या हम आइडेंटिकल हैं? नहीं, आप अलग मैं अलग। सिमिलरली ये भी एटम है, ये भी एटम है, बट ये एटम और ये एटम अलग अलग। ऑल एटम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। अलग अलग एलिमेंट्स के, जैसे सोडियम एलिमेंट का अलग एटम है तो मैग्नीशियम एलिमेंट का अलग एटम है। फोर्थ पॉइंट, अ कंपाउंड is formed by a combination of atom of 2 or more than 2 elements in simple ratios। अरे बाबू, जब कोई कंपाउंड बनाओगे, मान लो आपको कोई कंपाउंड बनाना है, सबसे सस्ता H2O मान लो बनाना है, you want to make H2O, so if you want to make H2O you have to take hydrogen and oxygen in a ratio of 2:1। ये 2 चाहिए और ये 1 चाहिए, तो 2:1 का रेशियो है। ऐसा नहीं होगा सर 1.5 ले लें क्या, सर ये थोड़ा हमारे पास कम है 0.99, नहीं बाबू, होल नंबर्स में मिलेंगे, आधा अधूरा थोड़ा मोड़ा काम नहीं चलता, समझ में। हालांकि मैं बताऊं ये सब एक्सेप्शंस में आ जाएगा बाद में, क्लियर है? जो बोर बाबा ने बोला था उसके एक्सेप्शंस भारी भारी मिलेंगे आपको। नेक्स्ट, एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम पार्टिसिपेट करते हैं, सही बात है, समझा के दिखाता हूं आपको। मान लो आपके पास है एटम, आपने यहां पे लिया
H2 और Cl2। अब ये बनाएगा तो 2HCl, लेकिन ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? ये H ये पहले ब्रेक होगा, 2H अलग हो जाएंगे। सिमिलरली ये जो Cl है ये भी अभी बॉन्ड के साथ है, Cl ये भी पहले क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट होकर Cl हो जाएंगे अलग। अब क्या होगा? इनके बीच बॉन्ड फॉर्म होगा। ये H इस Cl को लेके चला जाएगा और ये H इस Cl को लेके चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? कंबाइनली 2HCl मिलेगा। मॉलिक्यूल्स रिएक्ट नहीं करते बच्चों, एलिमेंट्स के एटम्स रिएक्ट करते। एलिमेंट्री फॉर्म एक एक करके रिएक्ट होगा, ये नहीं कि हलवा एकदम मचा दो, एकदम बस फोड़ दिए। समझ में आया? नेक्स्ट, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये तो आपको पता ही है, ये यूनिवर्सल रूल है, लेवोसियन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में काम आता है। ठीक है, मेरिट्स क्या है? देखो, मेरिट्स मतलब एडवांटेज। अच्छा, उसका मतलब समझ में आया ना कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। भैया एटम्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो उत्पन्न होते हैं ना खत्म हो जाते हैं। हाँ, न्यूक्लियर रिएक्शन है तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए आइंस्टीन का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट करेक्ट फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। कई बच्चे अभी है ना ये सुनेंगे ना आधा अधूरा ज्ञान, तो बोलेंगे आइंस्टीन को आपने झूठा साबित किया। सच में देखो, आइंस्टीन बाबा बोले थे E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। C इज कंजर्व्ड, C इज स्पीड ऑफ लाइट, सो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास। जिसके पास मास है उसके पास एनर्जी होगा। समझ में? गामा रेज इनमें मास क्या होता है? मास होता है इसका 0। अगर मास 0 है तो एनर्जी कहाँ से आई? बाबा बताओ कहाँ से आई? तो ये बनते कब है? ये बनते हैं ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्शंस कैन नॉट बी आंसर्ड बाय नॉर्मल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। नॉर्मल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से आप न्यूक्लियर रिएक्शंस, मैं समझा भी दिया आपको। ठीक है, तो पहला क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये डेल्टन से पता चल जाता है। देखो बोला ना, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब मास कंजर्व्ड है, पहला मेरिट। दूसरा मेरिट, ये एलिमेंट्स एक सिंपल रेशियो में रिएक्ट करते हैं, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तीसरा क्या? एटम्स एंड एलिमेंट्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन टिल डेट। आज भी एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। हमने बोल दिया हाँ बाबा तुम सही बोल रहे, डाल्टन बाबा यो डन। अब बुराइयां करेंगे अपन। सोचो, जिनकी तारीफ कर रहे थे अब उनकी बुराइयां कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो बुराइयां देखो क्या है। सबसे पहली बुराई, नो लॉन्गर सपोज टू बी इंडिविजिबल। एटम डिवाइड होता है बबुआ। इनफैक्ट कई लोगों ने तो ये भी बोला, उन कई लोगों में मैं भी एक हूं। ठीक है, तो कोई वजह, अच्छा सबने बोला तो आप क्यों नहीं बोला? देखो एटम, ये एटम क्यों बना था? ये डाल्टन ने कहा था ए एंड टर्म। ए मीन्स नॉट, टर्म मीन्स डिवाइडेड, तो इसीलिए डाल्टन ने कहा क्या? नॉट डिवाइडेड। एटम डिवाइड नहीं हो सकता। आजकल के लोग बोलते हैं है तुम झूठ बोल रहा है भैया। एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू शेल एंड न्यूक्लियस। Nucleus contains neutron and proton. Shell contains electron. समझ में आई बात? तो कुल मिला के पिक्चर यह है कि डाल्टन बाबा की बातें फेकोलॉजी थी, बस फेंक रहे तो लंबी लंबी। उस समय कोई लपेटने वाला नहीं था, हम लोग तो आज समेट लेते उनको। Then second, he could not explain that why do atoms of same element combine with each other. वो ये नहीं बता पाए कि सेम एलिमेंट के एटम्स एक दूसरे से क्यों जुड़ते हैं। जैसे हाइड्रोजन में H2, एक H दूसरे H से जुड़ क्यों रहा है, नहीं बता पाए। उन्होंने तो ये बताया था ना क्या वो एक जैसे एलिमेंट, तो एक जैसे एलिमेंट एक दूसरे को रिपेल करनी चाहिए, जुड़ क्यों रहे हैं वो नहीं बता पाए। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में नॉट नेसेसरी बी आइडेंटिकल। एक ही एलिमेंट के एटम्स एक जैसे नहीं भी हो सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया कार्बन, अब बताओ कार्बन के मैंने 3 एलिमेंट बना दिए, कार्बन 12,
कार्बन 13, कार्बन 14, ये तीनों भी कार्बन है, हाँ है ना, है कि नहीं है? These all three are carbon, but they have different properties. Atomic mass 12, atomic mass 13, atomic mass 14. How it can be possible that there are three different masses for same element? Obviously, these are called isotopes. I will be explaining you isotopes in detail, don't worry. But अभी के लिए. And again, उन्होंने एक और डायलॉग दिया था क्या? Different elements के एटम्स अलग अलग प्रॉपर्टीज रखते हैं ना। तो देखो मैंने यहाँ एक एटम रख दिया, इसका नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मास होता है 14, अब कार्बन का भी 14, नाइट्रोजन का भी 14, और ये दोनों एटम्स अलग अलग हैं। हाउ द प्रॉपर्टीज आर मैचिंग, हालांकि इसको बोलते हैं आइसोबार्स। आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू आइसोबार्स अगेन, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये भी वो नहीं बता पाए एक ही एलिमेंट कि एटम्स अलग अलग प्रॉपर्टीज कैसे शो कर सकते हैं, और अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स एक जैसी प्रॉपर्टी कैसे शो कर सकते हैं। हमने बोला है डाल्टन बताओ, डाल्टन बोला हमको नहीं पता, हमको नहीं पता भैया, हम क्या निकलो फिर पहली फुर्सत में, नहीं समझ में आया। अपने हिंदुस्तानी बाबू बोल देते ना पहली फुर्सत में निकल, हम थोड़ा सिस्टमैटिकली बोलेंगे पहली फुर्सत में, रुक के निकलो बट निकलो, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चा पार्टी, टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अक्सर ये होता है कि बच्चे बोलेंगे सर हमने ये पढ़ा है, या कुछ बच्चे बोलेंगे हमने सुना है, कुछ बच्चे बोलेंगे पढ़ा भी है सुना भी है आता नहीं है, और कुछ बच्चे ये बोलेंगे सब कुछ है, पढ़ा है सुना है आता भी है, बट ये नहीं समझ में आता इसकी ज़रूरत क्या है। डाल्टन के डीमेरिट्स क्या थे याद करो। डाल्टन वॉज फेल्ड टू एक्सप्लेन व्हाई दे आर गेटिंग कंबाइन। रूल तो बता दिया लेकिन नहीं बताया जुड़ क्यों रहे हैं, तो जुड़ क्यों रहे हैं, जुड़ मतलब जुड़, why they are getting combined, for that we have to study law of chemical combination. So first law is law of conservation of mass. Mass can neither be created nor be destroyed. मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अच्छा मुझे पता है तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, बट आपकी स्वेच्छा के लिए मैं इसका मास लिख रहा हूँ। कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 × 3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है। तो आप इन सबको जब जोड़ोगे ना तो 40, 52 और 48, तो ये 100 आता है, ठीक है। तो जब इसका मास 100 है, अगर मैं इसको गर्म करूँगा तो ये टूट जाएगा, टूट के क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे कितना हो गया, अगेन 40 + 16 मतलब कितना आ गया 56, और ये 12 + 16 × 2 मतलब 44, 44 और 56 को ऐड करो तो आ गया 100। तो आपने रिएक्शन में जब कैल्शियम कार्बोनेट लिया था तो टोटल मास कैल्शियम कार्बोनेट का 100 था, और जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो टोटल मास फिर से कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का 100 आया। सो मास इज कंजर्व्ड, 100 मास इज कंजर्व्ड, रिएक्शन भी होगी मास कंजर्व्ड है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नहीं समझ में आया, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसा ही है। यस एग्जैक्टली, इसलिए मैंने आपको आइंस्टीन लॉ भी समझा दिया था कि आइंस्टीन ने कहा था एनर्जी और मास प्रोपोर्शनल है। तो जो लॉ आप एनर्जी के लिए पढ़ते हो वही लॉ हम मास के लिए पढ़ते हैं। इट वॉज बेसिकली गिवन बाय लेवोसियर। लेवोसियर कितने शाणे थे ना, आइंस्टीन बाबा ने एनर्जी का बोल दिया था, उनको पता था मास कंजर्व्ड है एनर्जी के साथ साथ, तो उन्होंने अपना नाम चिपका दिया। ऐसे ही होता था भैया, करे कोई और मजे लूटे कोई और। समझ में आ रही बच्चा वाली बात, ठीक है। इसका एक ही गड़बड़ है, दिस इज ट्रू, करेक्ट, अमेजिंगली ट्रू, बट इट हैज़ अ ड्रॉबैक। ये लॉ न्यूक्लियर रिएक्शंस में पूरी तरह करेक्ट नहीं है। इट कम्स विथ लिमिटेशंस इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। और लोग अपना काम चल जाएगा, अगर आप न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं बने तब तक तो चलेगा काम, ठीक है। चलिए देखो, ये गिवन बाय लेवोसियर 1774 में, समझ में आया। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जब कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में आज देख लेते हैं ना, मान लेते हैं हमारे पास है हाइड्रोजन,
और है हमारे पास ऑक्सीजन। हमको बनाना है पानी, तो फॉर वाटर आई हैव टू टेक दिस इन अ रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। बट अगर मैंने इसको ले लिया इन अ रेशियो ऑफ 1:1, तो आई विल गेट H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अगर मैंने 2:1 का रेशियो लिया तब तो पानी मिलेगा, लेकिन अगर मैंने रेशियो बदल के 1:1 कर दिया तो आई विल बी गेटिंग हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। सो इफ आई वॉन्ट अ फिक्स कंपाउंड, अगर मुझे एक फिक्स कंपाउंड चाहिए, देन आई हैव टू टेक अ फिक्स प्रपोर्शन, हमें एक फिक्स प्रपोर्शन लेना पड़ेगा ऑफ एलिमेंट्स इन देयर मासेस। हमें एक फिक्स प्रपोर्शन चाहिए, जो भी आप फिक्स प्रपोर्शन लोगे। एक और एग्जांपल देख लो, ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो कि अगर मान लो मेरे पास है यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन, अब मैंने ले लिया CO2 बना लिया, तो इसमें 1:2 का रेशियो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। लेकिन बबुआ अगर मैंने इनका रेशियो अगेन 1:1 ले लिया, तो आई विल बी गेटिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर आपने रेशियो अलग लिया, रेशियो फिक्स नहीं किया, तो आपको फिक्स कंपाउंड नहीं मिलेगा। केमिस्ट्री कहती है हलवा नहीं है कि तुमने कुछ भी ले लिया, कुछ भी मिला दिया, कुछ भी बना दिया। जितना चाहिए उतना लो, तब चीज बनेगी। केमिस्ट्री गिव्स यू अ प्रिसाइज सेंस how precisely you can form a compound if you take a certain amount of reactant which are required. So it gives us a sense that yes, chemistry deals with quality. आपको क्या चाहिए उतना लो और आपको चीज प्रोडक्ट में मिल जाएगी जो आप चाहते हो। दाएं बाएं की चीज़ें जो रहेंगी एक्स्ट्रा भी पड़ी होंगी, उससे लेना देना नहीं है, जितना चाहिए उतना दो। डन। इसलिए मैं बोलता हूँ केमिस्ट्री इंसान की लाइफस्टाइल सुधारती है। केमिस्ट्री गिव यू अ सेंस हाउ टू चेंज योर लाइफस्टाइल। नाउ गाइज लेट्स मूव टू द टॉपिक ऑफ एटॉमिक मॉडल्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एटम क्या है, एटम के लिए हमने एटॉमिक थ्योरी देख ली और हमने ये भी जाना कि उस एटॉमिक थ्योरी में क्या डिसएडवांटेजेस थे। सो नाउ गाइज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एटॉमिक मॉडल। सबसे पहला मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल गिवन बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। अगर आपको प्लम पुडिंग नहीं समझ में आता है ना, तो अपन लेट्स गो देसी, है ना। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ वो सबसे अच्छा हमारे घरों में क्या मिला था, वाटरमेलन। एक तो वाटरमेलन आप समझ सकते हो, और अगर वो भी नहीं तो खीर तो खाई होगी, है ना। तो जो हम घर में खीर खाते हैं, खीर और काजू, कैश्यू बोलते हैं ना काजू को, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन समझो। तो अब आप समझो कि एटम, पहले अगर मैं वाटरमेलन बता रहा हूँ, वाटरमेलन इसको तरबूज बोलते हैं हिंदी में, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। तो वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है, रेड पार्ट इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड electrons are like seeds. These are electrons. Electrons are like seeds embedded in what? Watermelon. मतलब लाल लाल जो दिखता है ना आपको वाटरमेलन, वो पूरा प्रोटॉन है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ऐसा ये बोला किसने बोला? जे थॉमसन ने। इनफैक्ट जे थॉमसन को न्यूक्लियस का सेंस ही नहीं था। उन्होंने तो क्या बोला, पूरा एटम एक तालाब की तरह है, एक वाटरमेलन की तरह है, जिसका रेड पार्ट, पॉजिटिव पार्ट है प्रोटॉन, और जैसे वाटरमेलन में बीज होते हैं काले काले बीज, वो हैं इलेक्ट्रॉन। इनको न्यूट्रॉन का नॉलेज ही नहीं था बाबा, इन्होंने न्यूट्रॉन को भाव ही नहीं दिया। कहाँ है न्यूट्रॉन? जब न्यूट्रॉन का भाव ही नहीं दिया तो लोगों ने पूछा वेयर इज न्यूट्रॉन? ही सेड कौन सा न्यूट्रॉन, कैसा न्यूट्रॉन, मैं किसी न्यूट्रॉन को नहीं जानता। तो लोगों ने बोला तो फिर निकलो तुम भी, रिजेक्टेड। सो ही फेल्ड टू गिव द पोजीशन ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर 1। नंबर 2, हैव यू एवर ट्राइड रिमूविंग सीड फ्रॉम अ वाटरमेलन? क्या आपने कभी वाटरमेलन से सीड निकालने की कोशिश की है? तो आप में से ज़्यादातर बच्चे बोलेंगे हमने किया है, और कुछ बोलेंगे हमने नहीं किया बट देखा है। यस। तो व्हेन यू ट्राई टू रिमूव सीड फ्रॉम वाटरमेलन, व्हाट हैपन इवेंचुअली इज यू हैव टू डैमेज सम ऑफ द रेड पार्ट। आप जब सीड निकालोगे तो कुछ लाल पार्ट को डैमेज करोगे, यस और नो? इज इट पॉसिबल फॉर यू टू रिमूव दैट सीड विदाउट इवन टचिंग और डैमेजिंग दैट रेड पार्ट? ऑब्वियसली नो।
दैट मीन्स अगर ये इलेक्ट्रॉन सीड की तरह होते तो इलेक्ट्रॉन को जो हम निकालते हैं एटम से आज के समय में, तो वी हैव टू डैमेज प्रोटॉन। बट क्या ये सही है? नो, वी कैन इजिली रिमूव इलेक्ट्रॉन इवन बाय रबिंग, यस और नो? सो दैट मीन्स वॉट एवर हैज बीन सेड बाय थॉमसन वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग। प्रोटॉन पूरी जगह नहीं फैला है भैया, फैला होता तो हम इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकाल सकते थे। यस, perfect. And again, if suppose the seeds are representing electron, so seeds क्या होते हैं? सीड्स रुके हुए होते हैं, यस और नो? बट इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? मूविंग होते हैं। किसी ने देखा है कि वाटरमेलन में सीड्स भागे जा रहे गोल 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 करके? नहीं भागते ना। इसका मतलब भैया आप है ना गलत एग्जाम्पल दे रहे हो कि पता है खीर में हमने काजू डाल दिया, काजू आर लाइक जस्ट इलेक्ट्रॉन एंड वो भागे जा रहे हो, हम काजू पकड़ रहे। ऐसा नहीं होता, तुम गलत बोल रहे हो। कोई बोलेगा कौन बोला था? प्रभात सर बोले थे। झूठ है, थॉमसन, तुम गलत काम किए। देन देयर इज रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, और अमेरिकन थे तो थोड़े भाव थे, इन्होंने भयानक तरीके से काम किया। मैं इनफैक्ट आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये एक ज़माना था रुदरफोर्ड का, एक ज़माना था, उस ज़माने में रुदरफोर्ड एक्चुअली इनिशिएटेड एन एक्सपेरिमेंट कॉल्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट, न्यूक्लियर रिएक्शन करानी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने गोल्ड फॉइल लिया। सी, अच्छा गोल्ड फॉइल क्यों लिया? गोल्ड हैज मैक्सिमम मीलेबिलिटी। अच्छा एक क्वेश्चन है, बच्चों से पूछा गया है कि विच इज़ द मोस्ट मीलेबल एलिमेंट। मीलेबल उसको बोलते हैं जिसके हम शीट्स बना सकते हैं, पतली पतली शीट्स, जैसे गोल्ड फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल, सिल्वर फॉइल। तो सबसे ज़्यादा जो मीलेबिलिटी होती है वो ऑस्मियम की होती है, माइंड इट, ठीक है। उसके बाद आता है गोल्ड। तो गोल्ड है ना फिर भी काफ़ी पतला है, उस समय ऑस्मियम वगैरह का लोगों को नॉलेज नहीं था, ठीक है। तो गोल्ड फॉइल बहुत पतली हो सकती है, हम उसको एक एटम के लेवल तक भी पतला कर सकते हैं, जैसे उसके एटम्स एक लाइन में अरेंज हो जाएं। जैसे हम किसके लिए करते हैं? ग्राफीन के लिए करते हैं। ग्रेफाइट की पतली यूनिलेयर ग्राफीन कहलाती है, और ग्राफीन की कंडक्टिविटी मैक्सिमम होती है, और आजकल उस पर रिसर्च चल रही है। ये मेरे शब्द याद रखो, आपको काम आएंगे, ठीक है। सो एटम्स की एक लेयर बन गई। अब यहाँ से भाई साहब ने अल्फा पार्टिकल्स मारे। अब देखो पिक्चर क्या बन गई, थोड़ा पिक्चर समझो इसको, थोड़ा बड़ी पिक्चर दिखाते हैं अपन, एकदम मस्त अक्षय कुमार की पिक्चर निकालेंगे एकदम। हाँ, ये हो गया भैया हमारा एक एटम। लेट्स मेक इट अ बिट गुड, ठीक है, और हम इसको थोड़ा सुंदर बनाते हैं। लो, ये हो गया हमारा एटम, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस भी दिखा देता हूँ, और लेट्स से ये येलो कलर का न्यूक्लियस भी दिखा दिया इसके अंदर, ठीक है। अब भाई साहब हम यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स मचाने वाले हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा इसको और अच्छा बना देता हूँ क्योंकि सेंटर में वो आखिर अरेंज हो जाए, ठीक है। चलिए अब भाई साहब हम आ गए यहाँ। अब यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स हैं। कौन से पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल्स। बम्बार्डमेंट के लिए हमने ग्रीन कलर ले लिया, ठीक है। अब देखो पिक्चर समझना, ठीक है। हमने कुछ पार्टिकल्स को फेंका तो वो एकदम सीधे चले गए, कुछ पार्टिकल्स को फेंका तो एकदम सीधे चले गए, एकदम सीधे, बिना कोई डिफ्लेक्शन के। अच्छा एक बात बताओ, मान लो आप जा रहे हो और मैंने आपको बोला सीधे जाओ, तो आप क्या बोलोगे? और आप सीधे चल दिए, और अगर आपको रास्ते में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया तो आप क्या बोलोगे? सर देयर वॉज ह्यूज स्पेस, नोबडी वॉज डिस्टर्बिंग मी, आई वॉज फ्री टू गो, दैट मीन्स देयर वॉज नो क्राउड। तो इसीलिए पहला कंक्लूजन निकला इससे, एटम्स हैव ह्यूज स्पेस। एटम्स में स्पेस की कोई कमी नहीं है, भर भर के स्पेस है, कोनो लोड नहीं। पहला कंक्लूजन। अच्छा दूसरी चीज देखो, कुछ पार्टिकल्स गए तो, और यहां से फिर वो डिफ्लेक्ट होके आगे बढ़ लिए, गए बेचारे सीधे साधे, फिर जब थोड़ा नजदीक पहुंचे तो वहां से उनका रास्ता भटक गया। अब ऐसा क्यों हुआ? उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। अगर अल्फा पॉजिटिव चार्ज है तो देखो ये जा रहा पॉजिटिव पॉजिटिव,
और यहाँ पे भाई साहब इसको धक्का मिल गया, धक्का मिल गया मतलब ये भी क्या है, पॉजिटिव है। ये ऐसे जा रहा था, फिर ये रिफ्लेक्ट हो गया। अगर रिफ्लेक्ट नहीं होता तो इसकी तरफ आ जाता, लाइक दिस, इस तरफ आ जाने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं हुआ। यस, सो सेकंड कंक्लूजन क्या मिला? पहला कंक्लूजन ये, सेकंड कंक्लूजन मिला क्या? न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं होती तो अल्फा पार्टिकल्स को अपने पास आने देती। ठीक है, अच्छा 2 हो गए। ठीक है, नंबर 3, कुछ पार्टिकल्स सीधे गए, कुछ पार्टिकल्स सीधे गए, टकराए और वैसे ही वापस आ गए, जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए टकराने के बाद। सोचो कितने पार्टिकल्स, जब 10,000 से लेकर 20,000 पार्टिकल्स को थ्रो किया गया तो उनमें से कोई एक बाउंस बैक हुआ। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.0001, मतलब बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब जो पार्टिकल जाके सेंटर से टकराया होगा वही वापस आया होगा, नहीं तो सेंटर उसको डिफ्लेक्ट कर देता है यहाँ वहाँ। इसका मतलब क्योंकि प्रोबेबिलिटी कम है, मतलब ये जो हमने बड़ा बनाया ना, नहीं ये बड़ा नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली कैसा है, ये एकदम छुटकू है, एकदम छुटकू, वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ न्यूक्लियस। तो तीसरा कंक्लूजन क्या मिला, थर्ड कंक्लूजन क्या मिला बच्चों, कि न्यूक्लियस इज पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज बहुत छोटा है। कंक्लूजन नंबर 1, ह्यूज स्पेस इज देयर अराउंड एन एटम where electrons are freely moving, number 1. Number 2, the nucleus is positively charged, that is why they are reflecting the path of alpha rays. And third, the nucleus is very small, it is actually point sized because they are allowing very less number of particles to bounce back again on the same path. न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारी जगह है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस बहुत छोटा है। अब बात आती है सर हम समझे कैसे, तो थोड़ी देर के लिए आप एक क्रिकेट स्टेडियम इमेजिन करो। गाइस जस्ट गिव अ शॉट थॉट अ स्टेडियम, ओके, जस्ट थिंक अबाउट अ स्टेडियम and where you have a cricket ball and suppose that cricket ball is nucleus, you are at the center of the stadium, आप स्टेडियम के सेंटर में हो, क्रिकेट बॉल आपके हाथ में, वो क्रिकेट बॉल न्यूक्लियस है और वो पूरा स्टेडियम एटम है। समझ में आई बात? प्यारे बच्चों धमाका हो गया था, रुदरफोर्ड ने, रुदरफोर्ड को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, मैं था वहाँ पे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मानता हूँ कि जीवन में केमिस्ट्री है जो सब कुछ करती है, हम तो थे वहाँ पे भैया, क्योंकि जहाँ केमिस्ट्री वहाँ हम, इस बात में है दम। चले देखिए, तो ये कंक्लूजन्स हमने डिस्कस कर लिए, अच्छी बात है, हमने पहले डिस्कस कर लिए क्योंकि रुदरफोर्ड भैया को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। ठीक है, अब क्या हो गया, ये हो गया, बहुत सारी जगह खाली है, बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया, इसका कोई वादा नहीं। अब एक हम बोर एटॉमिक मॉडल पे जाएंगे। बच्चा पार्टी, आप में से कई बच्चों के मन में डाउट आएगा, सर व्हेन रुदरफोर्ड वाज एब्सोल्युटली करेक्ट and what was the sense for us to discuss बोर मॉडल। सब लोग बोलते हैं कि रुदरफोर्ड सही थे, तो फिर उनसे क्या गलती हुई कि हम बोले कि नहीं भैया रुदरफोर्ड तुम जाओ घर। मैं आपको बताता हूं रुदरफोर्ड की इकलौती गलती, वो इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बता पाए। उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, लोगों ने बोला अच्छा, एक साइंटिस्ट जिनका नाम था मैक्सवेल, मैक्सवेल सबसे खतरनाक साइंटिस्ट है, वेव थ्योरी इन्होंने दी थी, आज भी मैक्सवेल की थ्योरी बिल्कुल करेक्ट है। सो मैक्सवेल इज अनडिस्प्यूटेड मोस्ट करेक्ट साइंटिस्ट टिल डेट। आपको न्यूटन के ऊपर लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हुए दिख जाएंगे, मैक्सवेल आइंस्टीन के ऊपर दिख जाएंगे, लेकिन मैक्सवेल के ऊपर किसी ने उनकी थ्योरीज पे आज तक कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, और अगर लगाएगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि अपन एकदम अलर्ट रहते भैया। ठीक है, अब चक्कर क्या, मैक्सवेल ने क्या कहा, न्यूक्लियस कैसा होता है, तो रुदरफोर्ड बोले पॉजिटिव चार्ज, बोले वेरी गुड,
इलेक्ट्रॉन कैसा रहता है, वो बोले नेगेटिव चार्ज, बोले वेरी गुड। अब ये नेगेटिव चार्ज अगर इसके चारों तरफ घूमेगा 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 तो क्या होगा, व्हेन टू अपोजिट चार्जेस, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, व्हेन टू अपोजिट चार्जेस आर रिवॉल्विंग अराउंड ईच अदर, एक दूसरे के चारों तरफ अगर घूमेंगे तो देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही बात है, एक दूसरे के आजू बाजू घूमेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स को अवॉइड करने के लिए क्या एनर्जी लॉस होगी, और एनर्जी लॉस होगी तो हर बार इसका जो पाथ है, किसका पाथ, इलेक्ट्रॉन का, वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, और छोटा होते 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 समय एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन की पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी एंड इट इवेंचुअली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस में फॉल करेगा तो एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैक्सवेल बोले, बोलो हाँ है ना, रुदरफोर्ड बोले हाँ बात तो सही बोल रहे हो आप, लेकिन क्या एटम सच में डिस्ट्रॉय होता है, रुदरफोर्ड बोले नहीं नहीं होता है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर नहीं लगा रहा है। रुदरफोर्ड बोले यार चक्कर तो लगाना चाहिए, क्योंकि एटम में दो ही चीजें तो हैं, एक है प्रोटॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तो अभी तक हमने डिस्कवर नहीं किया। हालांकि रुदरफोर्ड की डिस्कवरी के कारण एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है चैडविक, CHEWDICK, चैडविक है ना, WICK सॉरी है ना, चैडविक हैज डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन बाय दिस बॉम्बार्डमेंट थिंग। ठीक है, सोचो, तो रुदरफोर्ड ने जो लोगों को सिखाया ना अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट, उसके कारण चैडविक को मौका मिला न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का, वो भी तुक्के में। ठीक है, लेकिन उस समय तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं थी, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन धीरे 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 करके न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। अब वो रुदरफोर्ड बोलते हैं यार बात तो आप सही बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन अगर गिर जाएगा तो माइनस प्लस मिल जाएंगे, माइनस प्लस मिलना मतलब चीज़ें न्यूट्रल हो जाना, मतलब खेल खत्म। अब बोले अच्छा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन घूम नहीं रहा, बोलते घूम तो रहा है इलेक्ट्रॉन। अगर सेंटर में कौन है, सेंटर में प्रूव हो चुका था ना कि अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे थे, तो सेंटर में तो प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन किधर है इलेक्ट्रॉन, खेल खत्म। तो अब आगे कौन, नील बोर। बोर भाई साहब बोले नहीं तुम गलत बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, ट्रू, बट इन अ फिक्स पाथ विथ फिक्स एनर्जी, फिक्स पाथ एंड फिक्स एनर्जी। इसका मतलब जो यहां पर ये गड़बड़ हो रही ना, इन्होंने बोला ऐसा नहीं है, ये प्लस है, ये प्लस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस। अरे मैं पूरी अच्छी तरह बना देता ना, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग हियर बट द पाथ इज व्हाट, फिक्स। सी यहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, ये इलेक्ट्रॉन काट रहा है चक्कर, तो ये पाथ फिक्स है, यहां से ये डिस्टेंस सब कांस्टेंट है, तो देयर इज अ फिक्स पाथ विथ फिक्स एनर्जी, पाथ भी फिक्स है, एनर्जी भी फिक्स है। बोले समझाओ कैसे, सिंपल, कैसे क्या, आप बस में घूम रहे हो, आप बस में बैठे हो, बस चलती है कि आप चलते हो, बस चलती है, रास्ता चलता है कि बस चलती है, बस चलती है, बात समझ में आ रही है, मतलब आप घूम तो रहे हो लेकिन ये पूरा सर्कल ही घूम रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे हैं। इट इज जस्ट लाइक प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड सन इन आवर सोलर सिस्टम। यस, बहुत धमाकेदार बात। लोग बोले प्रूफ करो, तो बाद में फिर उन्होंने क्या किया, स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम वगैरह का कॉन्सेप्ट दिया, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है बट अभी आपके काम का नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो देयर वाज अ फिक्स पाथ विथ फिक्स एनर्जी, देयर वाज अ कांस्टेंट एनर्जी, देयर वाज शेल। थोड़ा सा बोर को थोड़ा और मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन बोर अ बिट मोर टू यू, ओके बच्चा पार्टी, जस्ट हैव अ लुक। बोर बाबा की बात कर लेते हैं। मैक्सवेल ने इनको कुछ नहीं बोला बोर को, बोले यार बोर तुम सही बोल रहे हो, हमको भी लग रहा है कि तुम सही बोल रहे हो, तो ठीक है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट बोर। बच्चा पार्टी, बोर के साथ एक इंटरेस्टिंग सीन ये था, इन्होंने बोला कि फिक्स पाथ, जो फिक्स पाथ इन्होंने बोला ना, उसका नाम इन्होंने बोल दिया शेल्स या ऑर्बिट।
और इसका नाम क्या रखा, KLMN एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं आपके लिए, तो एक KLMNO, एक और अंदर ही बना देता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पे चलो ये जो ग्रीन कलर से दिखा दिया ये मान लो न्यूक्लियस है। इस तरह का सिस्टम है। तो नामकरण कैसे रखा, KLMNO एंड सो ऑन। ठीक है, लोगों ने पूछा इसके अंदर क्या रहेगा, उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्या रहेगा भैया, इलेक्ट्रॉन। उन्होंने बोला अच्छा इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अंदर वाला तो बहुत छोटा है, K वाला बहुत छोटा है, और धीरे धीरे जो जा रहे हैं वो बड़े बड़े घर हैं, अंदर वाला छोटा है, कैसे इलेक्ट्रॉन रखेंगे। उन्होंने बोला इसको क्या बोला, 2n स्क्वायर रूल, 2n स्क्वायर रूल। चलिए आपको बता देता हूं। ठीक है, व्हाट इज n, n इज नंबर ऑफ शेल। अब जैसे K के लिए 1 L2 M3 N4 O5 एंड सो ऑन। K को 1 मानना है, इसके ऊपर धीरे धीरे जितने भी आएंगे उसको 1 2 3 4 नाम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शेल्स के नाम क्या है, मैं एक दूसरा चार्ट ही ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल से भी समझा दूंगा। तो लेट से हमारे पास शेल्स हैं जिसको हमने ऑर्बिट नाम दिया। ठीक है, इसके लिए n का वैल्यू कितना है, और 2n स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो KLMNO ऐसा करके हमने डाल दिया। ठीक है, वन टू थ्री फोर 5 एंड सो ऑन, आपकी मर्जी। हालांकि अपना काम 4 तक में हो जाता है, 5 भी हाइपोथेटिकल होगा क्योंकि KLMN जो है ना इसी में खेल हो जाता है अपना, लेकिन अपन चमत्कारी लोग हैं, मचाएंगे अपन। अब n की वैल्यू 1 रखो, इफ यू पुट वैल्यू ऑफ n 1, सो 1 का स्क्वायर 1, सो यू विल गेट 2। 1 का स्क्वायर 1, 1 into 2 इट इज 2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 2 हियर, तो n 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 4 का स्क्वायर 16, अगर n की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 into 2 32, और 5 का स्क्वायर 25 into 2 50, सो 2 8 18 32 एंड 50 एंड सो ऑन। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, आपके स्कूल के टीचर भी आपको 2 8 18 32 इतने में ही खेल कराएंगे। उनके लिए ये O एक हाइपोथेटिकल ऑर्बिटल ऑर्बिट है, क्योंकि इसके बारे में बुक्स में आपको कम लिटरेचर मिलेगा। हमारे देश में यही होता है, जो बुक में दिखता है वही पढ़ाया जाता है, लेकिन लोग सेंस नहीं लगाते कि भैया चल तो यही रहा है। वी हैव टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री बच्चा पार्टी। तो चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ 2 8 18 32 का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए, तो ये सीन कैसा है, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बाद में थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया गया अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो जो आपने 2 8 18 32 किया था ना, इट इज नाउ अ बिट स्ट्रेच्ड ड्यू टू ऑर्बिटल सिस्टम मॉडर्न थ्योरी में। तो अब आपको ऐसा करना पड़ता है 2 8 8 18 18 32 32। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन अब भरे जाते हैं। ध्यान से गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर द 7 पीरियड्स विच वी हैव इन आवर पीरियोडिक टेबल। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठवें और सातवें में 32 एलिमेंट होते हैं। हमारी केमिस्ट्री सोचो सब कुछ सिखाती है, आप बस सीखने के लिए तैयार हो। तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये बहुत सिंपल है। पहले हम 1 2 भरेंगे, फिर जब 2 भर जाएगा तो फिर 8 वाले में जाएंगे, फिर ये भर जाएगा तो इधर जाएंगे। अब देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। ठीक है, और इनमें कुछ के स्ट्रक्चर भी बना दूंगा। और फिर यहाँ पे मान लो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यहाँ तक चले गए। ठीक है, हाइड्रोजन
इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम कैसे लिखेंगे 1। हीलियम में 2 होता है तो लिखेंगे 2। लिथियम में 3 होता है तो लिखेंगे 2 1, 2 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि 2 मैक्सिमम है। इसी को देखो, इसको देखो, बस इसको देखो। अब क्या हो जाएगा 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8, 2 8। अब 2 9 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे को मिला है सोडियम, तो मैं लिखूंगा 2 8, अब 1 कहाँ तक जाएगा, ये भी 8 तक जाएगा, ठीक है। जैसे आर्गन, आर्गन में 2 8 8, फिर पोटेशियम आएगा तो 2 8 8 1। समझ में आया, क्लियर, ठीक है। अच्छा, ये प्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम है, ये हो गया, ये हो गया, तो ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 है तो 1, ये 2, ये अंदर का न्यूक्लियस है इसके लिए। ये वाला देखो लिथियम वाला, इसमें क्या होगा 1, अंदर वाले में 2, लेट मी चेंज द कलर सो दैट तुम लोगों को समझ में आए। अंदर वाले में 2 और बाहर वाले में 1, क्योंकि बाहर 1 है। अगर बेरिलियम होगा तो क्या होगा, बेरिलियम में ये न्यूक्लियस हो गया, 1 शेल 2 शेल, ठीक है। तो अंदर वाले में 2 और बाहर वाले में भी 2, सी 2 2, ऐसे 2 3, ऐसे 2 4। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बच्चा पार्टी। न्यूक्लियस क्या है, मॉडर्न थ्योरी न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस सबसे छोटा होता है, इसकी रेंज 1 फर्मी मतलब 10⁻⁻15 मीटर के आसपास होती है। इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है, न्यूट्रॉन भी, ठीक है। ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि न्यूक्लियस से ही न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, क्योंकि मेजर मास जो होता है एटम का वो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। क्लियर है। ये शेल्स मैंने आपको बता दिया, 2n² रूल बता दिया। कॉम्पोजिशन ऑफ एटम, इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। देखो पूरी डिस्कवरी फटाक से देख लो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, इसका सिंबल होता है स्मॉल ई, कैपिटल ई नहीं लिखने का, कैपिटल ई एनर्जी के लिए चला जाता है, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, -1 चार्ज, ठीक है। जितना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव प्रोटॉन चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज इक्वल है बट अपोजिट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। कितना होता है चार्ज, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव और ये पॉजिटिव, सेम है, आइडेंटिकल, ठीक है। मास की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट 1837 टाइम लेस टू दैट ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन से बहुत कम होता है। इसका एक्चुअल मास देखो, ये लिखा भी है, ये ग्राम्स में, अगर आप किलोग्राम्स में करोगे तो दैट विल बी क्लोज टू 9.1 10⁻⁻31 kg। सोचो -31 kg, बहुत बहुत कम मास होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल काउंट होता है, ठीक है। सो दीज आर द मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आप देख सकते हो प्रोटॉन के मास से भी थोड़ा ज़्यादा रहता है न्यूट्रॉन का मास। सो न्यूट्रॉन इज अ बिट हैवियर देन प्रोटॉन, ठीक है। ऑल्दो न्यूट्रॉन डू नॉट हैव एनी चार्जेस, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय चैडविक एज आई मेंशन्ड अर्लियर इन द सेम लेक्चर, ठीक है। चलिए बच्चा पार्टी, देखिए मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये जो डिस्कवरी थे ना गोल्डस्टीन की और चैडविक की, अगर थॉमसन की डिस्कवरी नहीं होती ना तो गोल्डस्टीन तो कर ही नहीं पाते एनोड रे एक्सपेरिमेंट जैसा कुछ, और चैडविक तो रुदरफोर्ड के कारण चमक गए। अब बच्चा पार्टी बात करता है एटॉमिक नंबर की, कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, पहला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है और आपको आना बहुत ज़रूरी है। एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मैं बताता हूँ इसको, ये कई बच्चे क्या बोलते हैं, जैसे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल, बट याद रखना कई बार बच्चे आयंस को भी कंपेयर करने पे लग जाते हैं। देखो किसी भी एटम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, किसी भी एटम में
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज हो सकते हैं, इसीलिए मोस्ट प्रिफर्ड है कि वी शुड आंसर इट बाय सेइंग atomic number is number of proton. Okay, it is represented by Z. Atomic number is represented by what? Z. Okay, so अभी देखो, जैसे मान लो आपके पास ये एल्यूमिनियम का एग्जांपल है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर ये लिखा हुआ है कितना 13। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एटम में 13 क्या है एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन भी कितने 13 और इलेक्ट्रॉन भी कितने 13। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने लिख दिया सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर 11, तो प्रोटॉन 11 और इलेक्ट्रॉन वो भी 11। समझ में क्लियर है बच्चा पार्टी? अच्छा, ये हो गया एटॉमिक नंबर। सेकंड इज एटॉमिक मास, ठीक है, या मास नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। ठीक है, तो ये क्या होता है? इट इज एक्चुअली सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स का मास इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इफ वी कंपेयर दैट विथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दैट इज द रीजन वी यूजुअली से दैट द प्रोटॉन इज बेसिकली द मास इज बेसिकली ड्यू टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, mass of nucleons means what? It is sum of proton and neutron, sum of proton and neutron. So अभी देखो एल्यूमिनियम में एटॉमिक नंबर 13 था, एटॉमिक नंबर 13 था, तो इसलिए प्रोटॉन 13 हो गए, इलेक्ट्रॉन 13 हो गए। क्लियर? लेकिन मास कितना है 27, तो मास इज व्हाट? मास इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन विच इज इक्वल टू हाउ मच? विच इज इक्वल टू 27। प्रोटॉन यू गॉट how much? 13, तो 13 plus n is equal to 27. Yes, so n is equal to how much? 27 minus 13 which is equal to 14. That means there are 14 neutrons present. समझ में आया बच्चा पार्टी? क्लियर है? फिर समझो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को मिला देंगे तो मास बनता है। प्रोटॉन को तो हम एटॉमिक नंबर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो भी मास है, मास में से अगर आप क्या माइनस कर दो? प्रोटॉन माइनस कर दो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब बात आती है नेक्स्ट। क्या नेक्स्ट है बच्चा पार्टी? आइसोटोप्स। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। व्हाट इज आइसोटोप? समझिए, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड आइसोटोप्स। फिर से बोलता हूं, द एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास आर कॉल्ड आइसोटोप्स। फॉर एग्जाम्पल, हमने कार्बन का लिया था, कार्बन, रिमेंबर दैट वी हैव टेकन कार्बन। ठीक है, मैं लिख के दिखा देता हूं आपको। ठीक है, तो कार्बन में 6 एटॉमिक नंबर है, लेकिन कार्बन 12 मास वाला भी होता है, 13 मास वाला भी होता है, 14 मास वाला भी होता है। एटॉमिक नंबर 6 ही है। तो देखो, इन सभी का एटॉमिक नंबर 6 कांस्टेंट है, सेम है, बट मास 12, 13 एंड 14। सो एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ठीक है, एक और होता है, हाइड्रोजन वाला भी होता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हाइड्रोजन के भी होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन 1H1, 1H2 ड्यूटेरियम एंड 1H3 ट्रिटियम। समझ में? ड्यूटेरियम को कई लोग डी, सिंबल डी यूज करते हैं ड्यूटेरियम के लिए, डी। सम ऑफ द पीपल यूज सिंबल डी फॉर ड्यूटेरियम। तो H2O की जगह पर अगर आपको D2O मिले, दैट मीन्स वी आर नॉट यूजिंग वाटर, वी आर यूजिंग हैवी वाटर। हैवी वाटर यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करने के लिए एज अ मॉड्यूलेटर। ठीक है, या उसके हीटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए। और ये ट्रिटियम इज रेडियो एक्टिव, इनफैक्ट ये भी रेडियो एक्टिव है। समझ में? सो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। और कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चे कि सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मेकिंग आइसोटोप्स? आइसोटोप जैसे क्लोरीन का भी आइसोटोप होता है, क्लोरीन का 17, 35 और क्लोरीन 17, 37, 2 आइसोटोप्स हैं।
ठीक है। तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर व्हाट आर द रीजन फॉर गेटिंग आइसोटोप्स। आप खुद देख लो आइसोटोप्स का रीज़न। इन सभी में प्रोटॉन्स कितना है, इन तीनों में, इसमें प्रोटॉन 6 है, लेकिन न्यूट्रॉन निकालो तो इस वाले में न्यूट्रॉन कितना निकल के आएगा, इस वाले में न्यूट्रॉन निकल के आएगा, मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ, इस वाले में निकल के आएगा 6, इस वाले में निकल के आएगा 7, इस वाले में निकल के आएगा 8। तो दैट मीन्स 6, 7, 8 न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं बट प्रोटॉन्स कांस्टेंट है। समझ में आ बच्चा पार्टी? इसका मतलब द आइसोटोप्स आर फाउंड बाय चेंज इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। डन, परफेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में सेम एलिमेंट है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज आर नियरली सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टीज में गेट डिफरेंट। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मास, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट may can be different of same element are different। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना H2O और D2O में क्या डिफरेंस है, वो हैवी वाटर हो जाता है, समझ में, D2O। फिर आता है आइसोबार्स। आइसोटोप का जस्ट उल्टा है आइसोबार्स। क्या, सेम एटॉमिक मासेस डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे देखो, ये देखो कार्बन, यहीं का यहीं बता देता हूँ, कार्बन 614 और नाइट्रोजन 714, तो दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है बट मास क्या है, सेम। ठीक है, अब इसमें देखो, अगर इसका प्रोटॉन लिखूं तो इसमें कार्बन में प्रोटॉन कितने होते हैं बच्चा पार्टी, 6, और न्यूट्रॉन कितने आ गए इसमें, 8। ठीक है, कार्बन में 614 में। ठीक है, और नाइट्रोजन 714 में देखो इसका प्रोटॉन कितना है, 7, और न्यूट्रॉन कितना है, 7, है ना। तो प्रोटॉन तो एनीवे चेंज होगा, प्रोटॉन विल बी डेफिनेटली चेंज। व्हाई? बिकॉज एलिमेंट ही अलग है, एलिमेंट अलग है तो प्रोटॉन चेंज होगा। लेकिन अगर इक्वली न्यूट्रॉन भी चेंज होते, या न्यूट्रॉन चेंज तो है, देखो यहाँ पे 8 है, ये 7 है, लेकिन अगर ये 6 है और ये 8 है, ये 7 है और कुछ और ज़्यादा होता तो ये कभी मैच ना होते। मतलब अगेन ये एक न्यूट्रॉन की डिफॉर्मेलिटी या न्यूट्रॉन के कारण ही आइसोबार्स भी बनते हैं। प्रोटॉन तो एनीवे चेंज होने ही है, कोई बात ही नहीं। तो इसको कहते हैं आइसोबार्स। क्या, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक मासेस आर कॉल्ड आइसोबार्स। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। पहला था आइसोटोन्स। आइसोटोन्स बेसिकली क्या, किसके लिए होता है, न्यूट्रॉन्स के लिए। आइसो का मतलब ही होता है सेम, आप लोग हमेशा याद रखिए। ठीक है, आइसोटोन्स, टोन्स मतलब न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स के लिए। प्रोटॉन्स का टोन्स मतलब न्यूट्रॉन्स के लिए होता है आइसोटोन्स। ठीक है, जब एटॉमिक नंबर क्या हो, एटॉमिक नंबर या मास कुछ भी हो, कैसा भी हो, फर्क नहीं पड़ता, बट न्यूट्रॉन सेम आ जाए, दैट इज कॉल्ड आइसोटोन्स। देखो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, कार्बन 613, इसमें कितने हैं न्यूट्रॉन, 7 न्यूट्रॉन है, और नाइट्रोजन 714, इसमें भी कितने न्यूट्रॉन है, 7 न्यूट्रॉन है। इसीलिए ये दोनों किसके एग्जांपल हो गए, कार्बन 613 एंड नाइट्रोजन 714, दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, 7, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड आइसोटोन्स। ठीक है, मैंने आपको दिखाई दिया है, सिखा दिया है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया प्लीज़ थोड़ी देर बैक जाके एक बार आप देख लीजिए कि कैसे हमने मास और नंबर निकाले। फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये तो बच्चा समझ गया। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। देखो क्लोरीन, अभी समझना, क्लोरीन बच्चा पार्टी ध्यान दीजिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, दैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 17 थे। क्लोरीन ने सोचा यार मैं क्या करूं, तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो क्लोरीन बन गया Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। आर्गन के पास पहले से 18 थे, तो क्लोरीन नेगेटिव और आर्गन बिकम आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अच्छा पोटेशियम देखो, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 2881, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ठीक है, उसने क्या किया, ये अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन बोला चलो भैया तुम निकल जाओ, हमको नहीं चाहिए तुम, तो इसके ऊपर आ गया K+ का चार्ज, पॉजिटिव हो गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 288,
मतलब कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो K प्लस भी 18 है, सिमिलरली कैल्शियम 2 प्लस भी 18 है। चाहे इलेक्ट्रॉन का देना करो या लेना करो या ना लेना देना करो, फर्क नहीं पड़ता, अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाएगा। किससे सेम है? जिससे कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलिए बच्चा पार्टी बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोरबरी स्कीम मैंने आपको समझा ही दिया था, KLMNO। देखो इन्होंने भी नहीं लिखा बट हमने पढ़ लिया है। 2, 8, 18, 32 एंड 52n स्क्वायर का फंडा हमने समझ लिया है। ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस, फटाफट देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन तक हमने पढ़ लिया था, आज ही पढ़ा था बाबू। ठीक है, अब देखो सोडियम का मैंने आपको बताया था 281, 282, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भर गई क्या? नहीं तो भर गई। तो अब आगे वाले पे तो देखो 2881, 2882। अब इसके ऊपर अगर कोई आता है, ठीक है, इसके ऊपर कोई आएगा तो 2883 मत कर देना भैया। क्या करोगे? 288 18 वाली सीरीज में चले जाओगे। समझ में आया? हालांकि ये एक फैक्ट है कि ऐसा करने से पहले हमको ऑर्बिटल थ्योरी पढ़नी पड़ती है, और ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि देखो 288 तक ठीक है, उसके बाद एक भर के आप हमारा डी को भरो, डी ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल सिस्टम्स आपको समझना पड़ेगा। सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू नो। ठीक है, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। कई बच्चे सोचते हैं ना कि ये गोले बनाने की स्कीम है, नहीं ऐसा नहीं है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए। पहला देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट। कोई एलिमेंट कितना केमिकली रिएक्टिव है ये पता चलता है, पहली बात। दूसरा, व्हेन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कंप्लीटली फिल्ड एज पर बोरबरी स्कीम देन द एलिमेंट इज अनरिएक्टिव। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, जिसके पास 288 वाला चक्कर चल रहा है, बोरबरी के अकॉर्डिंग उसका जीवन मस्त चल रहा है, उसको कुछ और नहीं चाहिए, तो वो अनरिएक्टिव है, नहीं रिएक्ट करेगा। किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो लेने की कोशिश करेगा। किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वो देने की कोशिश करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का लेना देना या नहीं लेन देन करना, ये सब बोरबरी मॉडल पर डिपेंड करता है। उसको ऑक्टेट लॉ भी कहते हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की लेनी देनी तो हमने समझा ली, चलो ऑक्टेट लॉ ही समझ लेंगे। ठीक है, अच्छा, वैलेंसी शेल एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये भी समझ जाइए। इसको मैं आपको डिटेल में ही बता देता हूँ क्योंकि ये आपके काम आएगा ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, चलिए बच्चा पार्टी, टेंशन नहीं लेने का बबुआ, हम है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले बात करते हैं वैलेंसी शेल्स। वैलेंसी शेल जिसका हमने नाम क्या रखा था, KLMN एंड सो ऑन रखा था ना। ठीक है, मतलब वैलेंसी शेल किसको बोलते हैं? आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल। अब ये आपने ये जो आपने लिखा था ना शेल KLMN, ये पूरी शेल्स हैं। अभी जैसे मान लो हमने सोडियम लिखा, सोडियम उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11, तो आपने क्या लिखा? 281, तो ये हो गया KLM। तो M विल बी द वैलेंसी शेल। M आपकी वैलेंसी शेल है, समझ में आया? बहुत बढ़िया। और उस वैलेंसी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। अब इस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का लेन होगा कि देन होगा ये डिपेंड करता है। तो आउटर मोस्ट शेल जो भी होगी, जैसे एक और एग्जांपल देख लो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया, मान लो कैल्शियम लिख दिया, कैल्शियम 2882, तो ये क्या हो गया? वैलेंसी शेल है ना, और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मतलब KLMN। सो N विल बी वैलेंसी शेल and these two will be valence electrons। अब एक बात बताओ, आपको याद है ना बोर वाला
2, 8, 8, 18, 18, 32। तो अगर आप उससे कंपेयर करो तो आपको ये लगेगा यार ये 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब या तो कोई इसको 6 इलेक्ट्रॉन दे दे या 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे दे। अगर इसको किसी ने 6 दे दिया तो 8 हो जाएगा, ज़िंदगी संभल जाएगी। या ये अपना 2 किसी को दे दे तो ये क्या करेगा, कैल्शियम बोलेगा यार 6 कौन देगा, इससे अच्छा मैं ही 2 किसी को दे दूं, झंझट मारी खत्म। तो कैल्शियम विल बिकम व्हाट, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन ये जिसको लूज करेगा वो सामने वाला उतने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और उसके ऊपर वो चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्लियर, समझ में? तो ये होता है बच्चा पार्टी, मैंने आपको समझा दिया वैलेंसी शेल, ठीक है, अनवैलेंसी। अच्छा, वेरिएबल वैलेंसी का मतलब क्या है? देखो वेरिएबल वैलेंसी मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं, अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे, वो पिलर होते हैं ना, 2 पिलर इधर, फिर बीच में फ्लैट, फिर इधर 6 पिलर्स और बड़े बड़े पीरियोडिक टेबल। तो जो बीच वाले होते हैं उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। The D block elements are also called transition elements and they have a tendency to show variable valency. Reason ये होता है कि D पर आप पहुँचते कब हो? अगर मैं आपको पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग लेके जाऊँ, कई बच्चे सोचते हैं वेरिएबल वैलेंसी मतलब वैलेंसी वैरी करती है, तो बच्चों के दिमाग में आता है ऐसे कैसे, वैसे कैसे वैरी करती है, बाकी सबका क्यों नहीं वैरी करती है, ऐसा क्वेश्चन आता है। उसका रीज़न है आपको टेबल आनी चाहिए, ठीक है। तो यू गेट 2 पिलर्स ओवर हियर जिसको हम 1A और 2A बोलते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पर आपको 6 पिलर्स मिलते हैं, ठीक है, जिसको 3rd, 4th, 5th से लेके नोबल गैस ग्रुप तक आप बोलते हो। और फिर आपको यहाँ पर मिलता है 4th पीरियड से ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइनिंग्स, 4th, 5th, 6th एंड 7th पीरियड ऐसा मिलता है। तो जब आप इस एलिमेंट पे जाओगे तो आपका s ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल है बेसिकली, तो s ऑर्बिटल पूरा भरा रहता है, जिसके कारण क्या होगा कि आप जब इसकी वैलेंसी निकालोगे तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में गड़बड़ी आ जाती है। चलो मैं करके दिखाता हूँ। लेट से मैंने एक स्कैंडियम ही ले लिया, स्कैंडियम पहला एलिमेंट है इसका डी ऑर्बिटल का पहला एलिमेंट होता है स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21 होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, स्कैंडियम का कन्फिगरेशन क्या होगा, 2, 8, 8, 2, 1, ऐसा आप सोचोगे, बट ऐसा नहीं होता। क्या होता है, 2, 8, फिर ये बाहर 2 ही रह जाता है और यहाँ हो जाता है 9, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपको अल्टीमेटली क्या करना है, इसको 18 तक पहुँचाना है, क्योंकि 4th पीरियड है ना, 1, 2, 3, 4 4th पीरियड है, तो इसीलिए ये 4th पीरियड में आता है स्कैंडियम। इसलिए थोड़ा सा आपको और आगे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ। ये 2 हो गया। आउटर मोस्ट शेल क्या बोलेगा कोई भी, आउटर मोस्ट शेल क्या है, आउटर मोस्ट शेल क्या है, ये वाली है KLMN। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है, 2। अब ये स्कैंडियम हो गया, स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम, वैनेडियम। अब उनको भी देख लो, 2, 8, 10, 2, 2, 8, 11, 2। हर बार वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 कैसे चलेगा भैया? इसीलिए ये क्या करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं और ये इनर ऑर्बिटल से भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। दैट इज द रीजन दे शो वेरिएबल वैलेंसी। आपने जैसे ही इसको देखो, आपने देखो, समझो आपने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, अब ये 10 हो गया, 11 हो गया। अब 10 स्टेबल होता है क्या, 11 स्टेबल होता है क्या? नहीं। तो ये क्या करेंगे, हमारा और इलेक्ट्रॉन ले जाओ भैया, हमको स्टेबल कर दो। तो ये फिर 3 और इलेक्ट्रॉन लूज करने तक चले जाते हैं। सॉरी 10 है ना, 2 और लूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिए, 9 था ना, 2 ये लूज कर दिया है ना, तो ये हो गया +2। ये सब +2, ये जितने भी हैं +2 सभी शो करेंगे +2। सियावर रामचंद्र की जय, +2 शो कर दिया। फिर ये 9 था तो इसको 8 बनना है, तो ये बोलेगा हमारा एक और इलेक्ट्रॉन ले जाओ। तो क्या होगा, +2 और +3, 2 तो पहले ही दे चुके थे तुम, समझ में? तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बोलेगा भैया तुम्हारा एक और इलेक्ट्रॉन ले जाओ। तो +2 भी हो गया, +3 भी हो गया। ये भी +2 तो है, लेकिन एक 10 है ना, 8 बनने के लिए 2 और लूज कर सकता है। तो +2 +4, ये +2 +5,
समझ में आया? इस तरह से दे शो वेरिएबल वैलेंसी। और इसका रीज़न क्या है ना, इनको आउटर शेल में 8 बनाने हैं, ऑक्टेट का फंडा है। बता ही देते हैं ना ऑक्टेट, चक्कर क्या है, जान जाओ समझ जाओ। देखो केमिस्ट्री आपको सब सिखाती है, वो लोड नहीं है। आयंस न्यूट्रल एटम था तो प्रोटॉन सेम इलेक्ट्रॉन सेम। अब क्या हुआ, सोडियम उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, सोडियम ने कहा भैया मैं अपना इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, तो सोडियम ने लूज किया, तो क्या हो जाएगा समझो। आयंस समझा देता हूँ। आयंस इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बनते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। आयंस कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के लेन देन से। आयरन नहीं है भैया, आयंस। प्रिंटिंग एरर तो दुनिया का सच है, आप कहीं अवॉइड नहीं कर सकते इसे, बट अच्छी बात है कि अपन तो बैठे हैं ना। सो क्या होता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे या इलेक्ट्रॉन लूज करे, दोनों ही केसेस में ये क्या बनाते हैं, आयंस बनाते हैं। बट अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और हम उसको एनायन बोलते हैं, एनायन। और अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और हम उसको बोलेंगे कैटायन। डन। पिक्चर को समझने के लिए कृपया मेरे हाथों पे देखें। अंगूठी वाले हाथ लेट से प्रोटॉन्स हैं, घड़ी वाला हाथ लेट से इलेक्ट्रॉन्स है। किसी भी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है। ये इलेक्ट्रॉन है भूलना मत, ये प्रोटॉन है भूलना मत। क्या हम प्रोटॉन का चेंज कर सकते हैं? नहीं, केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन का चेंज नहीं होता, न्यूक्लियर रिएक्शन में हो सकता है। तो चेंज होगा क्या, जो बाहर है, बाहर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, दे आर ऑन शेल्स। तो इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो बढ़ जाएंगे, लॉस होंगे तो कम हो जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन एज इट इज रहेगा। यस और नो? अच्छा, फिर देखो, अब अगर मान लो मुझे किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन करा दिया, दे दिया, तो मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाएंगे, तो क्या होगा, मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ गया, और इलेक्ट्रॉन आ गए, और नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? अच्छा, फिर से देखो, अगर किसी ने मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो मेरे इलेक्ट्रॉन कम, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन कम और पॉजिटिव ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन कम और पॉजिटिव ज़्यादा। हाँ है ना? इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का लेन देन का चक्कर है, प्रोटॉन बेचारे छेड़छाड़ नहीं करते। तो अब एक सपोज सोडियम है, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन थे 281। सोडियम ने बोला यार ये एक इलेक्ट्रॉन ने ज़िंदगी ख़राब कर रखी है, मैं निकाल देता हूँ इसको। तो सोडियम बन गया 1 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इसके ऊपर क्या आ गया, 1 पॉजिटिव का चार्ज आ गया। मैग्नीशियम का था 282, तो मैग्नीशियम ने क्या बोला, यार भैया मैं 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता हूँ। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो क्या आ गया, Mg2+। और एल्यूमिनियम ने बोला यार मेरे पास इलेक्ट्रॉन है 283, तो ये बोलेगा ये 3 का इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं, तो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो क्या बन गया, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। ऑन द अदर हैंड, अगर मान लो कहानी उल्टी है, कैसी उल्टी है कि मान लो मेरे पास यहां पर बैठा है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये है। अब फ्लोरीन के पास रहता है 27, अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये बोलेगा मुझे +1 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो बन गया फ्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव का चार्ज। इसका रहता है 26, ये बोलेगा मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो बन जाएगा ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। फिर ये नाइट्रोजन बोलता है मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 2 5, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 बनने के लिए, तो बन जाएगा नाइट्रोजन 3 नेगेटिव। तो जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेंगे अकॉर्डिंगली चार्ज आ जाता है। समझ में आए? यही आपको यहाँ पे समझाया गया। देखो, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, नेगेटिव चार्ज। समझ में आए? नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेडिकल्स। बच्चा पार्टी,
ये बहुत सिंपल है रेडिकल्स समझना। रेडिकल्स आर रिएक्टिव पार्ट ऑफ एनी एलिमेंट। अब दे कैन बी ऑब्वियसली ड्यू टू गेन और लॉस और शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वो तड़प रहे हैं रेडिकल्स रिएक्शन करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, समझ में। तो अ मॉलिक्यूल ऑफ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल नोन एज रेडिकल्स। अब समझो HCl है, H के पास पॉजिटिव चार्ज, Cl के पास नेगेटिव चार्ज, दोनों ने बॉन्ड बनाया हुआ था, दोनों की सनक गई, H अलग हो गया पॉजिटिव बन के, Cl अलग हो गया, तो क्या बन गया, वो चार्ज बन गए, और चार्ज बन गए तो वो दूसरे से रिएक्ट करेंगे, और ऐसे ही रिएक्शन होती चली जाती हैं, ठीक है। रेडिकल कैन बी न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। तो देखो रेडिकल्स क्या है, सबसे पहले देखो सिंपल रेडिकल, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सिंपल रेडिकल। टाइप्स ऑफ रेडिकल में देखो, रेडिकल बोलते हो रिएक्टिव पार्ट ऑफ एनी एलिमेंट, सिंपल। रिएक्टिव मतलब रिएक्टिव क्या बोलेंगे, अपीयरेंस ऑफ एनी एलिमेंट, जब वो रिएक्टिव होता है तब रेडिकल कहलाता है। तो देखो सिंपल रेडिकल दे कंसिस्ट ऑफ एनी वन एलिमेंट, देखो Ag पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव, Cl1 नेगेटिव, Br1 नेगेटिव, S2 नेगेटिव, ठीक है। ये सिंपल है, एक ही एलिमेंट से बने हुए चार्जेस है, ठीक है। दूसरा ऑब्वियसली कंपाउंड रेडिकल्स, जैसे देखो NO3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, BO3 3 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं व्हाट लिस्ट ऑफ मोनोवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल्स। मोनोवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल्स मतलब जो एक ही एलिमेंट है और मतलब क्या बोलते हैं, जो चार्ज दे सकते हैं, मतलब पॉजिटिव एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन, ये मोनोवैलेंट है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, अमोनियम एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब देने से बना है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन, मोनो मतलब एक यार, सिंपल। वैलेंट मतलब वैलेंसी, एक का लेन देन। बाई वैलेंट या डाई वैलेंट मतलब दो, ट्राई वैलेंट मतलब तीन, टेट्रा वैलेंट मतलब चार। क्या लॉजिक है इसमें, कोई बहुत रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया पॉजिटिव, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, ठीक है। अब ये बाई वैलेंट है, दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो इसलिए Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव एंड सो ऑन। फिर ये ट्राई वैलेंट है, तीन इलेक्ट्रॉन लूज किए, देखो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, फेरिक आयन, फेरस 2 पॉजिटिव होता है, यहाँ ये देखो ये रहा है फेरस 2 पॉजिटिव, फेरिक 3 पॉजिटिव होता है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव। टेट्रावैलेंट जिन्होंने 4 लूज किए हैं, जैसे स्टेनियम, ये स्टैनिक, तो स्टैनिक टिन को बोलते हैं एक्चुअली, तो ये 4 पॉजिटिव है। देन प्लम्बिक 4 पॉजिटिव, समझ में आया बच्चा पार्टी। एंड सिमिलरली ये नेगेटिव के लिए भी यही सेम सीन है कि इन्होंने 1 दिया, इन्होंने 2 दिए, इन्होंने 3 और इन्होंने 4। देन अब ये समझो लॉजिक, ये हो गए पॉजिटिव वाले, ये हो गए नेगेटिव वाले। अब यही आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं। आ जाओ मैं दिखा देता हूँ, यही मौका है सीख जाने का, यही मौका है, बता रहा हूँ। बिल्कुल अभी मैं आपको समझा देता हूँ, खटाक से समझ में आएगा, कोई भी टेंशन नहीं, समझ में। देखो मैं ना एक एलिमेंट लेता हूँ, लेट से मैंने ले लिया सोडियम, ठीक है, और यहाँ पर ये पॉजिटिव वाला ले लिया, नेगेटिव वाले 3-4 ले लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने ले लिया, एक ले लिया क्लोरीन 1 नेगेटिव वाला ले लिया, एक ऑक्सीजन 2 नेगेटिव वाला ले लिया, और फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव वाला ले लिया, और लेट से 4 नेगेटिव में मैंने किसको ले लिया, कार्बाइड को ले लिया, ठीक है। सोडियम कार्बाइड तो वैसे बहुत डिफिकल्ट है, बट चलो लिख लेते हैं, कार्बाइड ले लिया 4 नेगेटिव। कार्बाइड बहुत इजीली बनते नहीं, सोडियम कार्बाइड का फॉर्मूला अलग रहेगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, कैल्शियम ले लेता हूँ यहाँ पे, कोई कैल्शियम कार्बाइड इजी बैठेगा आपको समझने के लिए। डन, लेट्स स्टार्ट। अब देखो इनमें क्या होता है, आपको न्यूट्रल बनाना है, रूल याद रखो, न्यूट्रल, ये सबसे बड़ी लाइन है, आपको न्यूट्रल कंपाउंड बनाना चाहिए। यू हैव टू मेक अ न्यूट्रल कंपाउंड। अब ये भाई साहब कैल्शियम बोले हम 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए आया है, क्लोरीन बोलेगा बट हमारे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, बोलेगा हम नहीं जानता, तो ये बोलेगा तो तुम अपने जैसे 2 क्लोरीन को लेके आओ, और अब ये 2 इनसे मिलके क्या बनाएंगे, CaCl2, 2 क्लोरीन लगा, क्योंकि एक ये 2 दे सकता था और ये एक ही ले सकता था,
समझ में आई बात? अच्छा, ये तो हो गई सिंपल। अब यहाँ ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन बोलेगा हम दोनों ले लेगा बाबू, तुम 2 देगा हम 2 लेगा, तो ये बोलेगा चलो भैया डायरेक्ट बना लो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें किसी का 2 या 3 लगने की जरूरत नहीं। फिर आया इसके पास कौन, फॉस्फेट। फॉस्फेट बोलेगा हमको 3 चाहिए, ये बोलेगा हमारे पास तो 2 ही है। अब ये इसको हुल दे रहा है, तू भैया देख, तू अपना हिसाब से देख ले। तो ये बोलेगा एक काम करो, मेरे 3 दोस्त और आ जाओ, तो ये 3 कैल्शियम को बुला लेगा। तो 3 2 जा, टोटल कितना हो गया 6। तो ये बोलेगा अच्छा तो मैं भी 2 को बुला लेता हूँ, तो ये कितना हो गया 3 2 जा 6, दोनों के 6 हो गए। तो अभी क्या हो जाएगा CA3PO4 होल ट्वाइस। कई बच्चे पूछते हैं ब्रैकेट लगाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो PO4 और आप ट्वाइस लगाओगे तो 42 बन जाएगा, इसीलिए ब्रैकेट लगाना पड़ता है। समझ में? चलिए, तो अब है ना, क्या हर बार हम ऐसे बैलेंस करने के लिए इतना तामझाम करेंगे क्या? नहीं, तो हम है ना डायरेक्ट काम करते हैं। कैल्शियम 2+ है, क्लोरीन 1- है, इनका जो चार्ज है ना उस चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। तो क्या बन गया, कैल्शियम के पास इसका चार्ज आ गया तो Ca1 को क्या लिखोगे, और क्लोरीन के पास क्या चला गया Cl, इसका चार्ज कितना था 2, तो CaCl2। उसको देखो CaO, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, दोनों 2 थे, सेम थे, इसलिए इसमें Ca2O2 लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिख सकते हो CaO। तीसरा देखो Ca2+ PO4 3-, तो ये 3 चला गया इसके पास, ये 2 चला गया इसके पास, बन गया फॉर्मूला Ca3PO4 होल ट्वाइस। अगेन लास्ट Ca2+ कार्बन 4-, आप क्रॉस करके देखो तो बनेगा क्या Ca4 और ये बन गया C2, है ना। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बनेगा Ca2C। समझ में आया, कैल्शियम कार्बाइड। तो कुल मिला के आपको इसको इस तरह से कंपाउंड बनाने हैं। बच्चा पार्टी कई बार ऐसा होता है खासकर कार्बाइड्स के केसेस में कि आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला ना मिले, तो आप घबरा मत जाना, लेकिन तरीका यही है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए बताया, आप कुछ भी करो। अभी इसमें चलो एक बड़ा वाला ले लेते हैं, जैसे ये जिंकेट ले लेते हैं, ये जिंकेट बड़ा वाला ग्रुप है, ठीक है। और इसकी मान लो कैल्शियम से, कैल्शियम 2 है ना, पोटेशियम से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। पोटेशियम का फॉर्मूला क्या होता है K, तो K 1 पॉजिटिव है और उसकी रिएक्शन हो रही किससे ZnO2 2-, अरे ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए था, O2 2-। अब आप इसकी रिएक्शन कराओ तो ये 2 का चार्ज इसको दे दो और इसका इसको ले लो, तो बन जाएगा K2ZnO2 पोटेशियम जिंकेट। वेरी सिंपल, डन। ऐसे ही तरीका है बच्चों, ये यही तरीका है और इसी तरीके का आपको इस्तेमाल करना है। केमिकल फॉर्मूला मैंने आपको लिखा दिया, समझा दिया, और याद रखना है आपको केमिकल फॉर्मूला इज प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, द केमिकल कंपाउंड यू हैव, ठीक है। चलिए कैसे करना है मैंने वो भी आपको समझा दिया, ठीक है। अपोजिट चार्जेस को मिला के आपको इसको बनाना रहता है, ठीक है। क्लियर है, मैंने पूरा समझा दिया आपको, ये पूरा मैंने आपको बता दिया एग्जांपल्स के लिए। नाउ वी आर ऑन ऑक्टेट रूल। ओके बच्चा पार्टी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जिस स्लाइड पे मैंने आपको पोटेशियम पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोनो और डाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट और टेट्रावैलेंट एलिमेंट दिखाए थे, आयंस दिखाए थे, आप उनको कॉपी करके लिख के क्रॉस मैच करके कंपाउंड्स बना के प्रैक्टिस करो। एक बार प्रैक्टिस कर लो बच्चों, एक बार, फिर आपको कंपाउंड से डर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको लगा रही है इट्स क्वाइट ईजी। और अगर आपको ये स्लाइड नहीं आप देख पा रहे हो अच्छी तरह से, तो गो एंड डाउनलोड द की लैब। ओके, की लैब में ऑलरेडी आपको ये सब मिलेगा, ठीक है, आपको बकायदा मिल जाएगा, आप वहाँ देख सकते हो, ठीक है। क्लियर है बच्चा पार्टी। अब बढ़ते हैं ऑक्टेट रूल की तरफ, ठीक है। ऑक्टेट रूल क्या है, चलिए इसकी बात करते हैं, उसको समझते हैं। व्हाट इज ऑक्टेट रूल? तो बच्चा पार्टी ऑक्टेट है क्या? ऑक्टेट का मतलब जैसा आप समझ पाओ, ऑक्टेट मतलब 8 का चक्कर है।
8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, आप स्टेबल हो गए, ऐसा ऑक्टेट रूल कहता है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमेशा से बच्चों को ये डाउट रहता है, आप जब 11th में जाओगे तो आपको एक्सेप्शंस भी मिलेंगे जहाँ पर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है या कम इलेक्ट्रॉन है फिर भी स्टेबिलिटी है, बट याद रखना दोज आर एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट लॉ। अदरवाइज आपको एज पर ऑक्टेट लॉ 8 इलेक्ट्रॉन अगर आपके वैलेंसी शेल में हैं तो आप स्टेबल होगे, या आप उसको इलेक्ट्रॉन दे के बनाओ, ले के बनाओ, शेयरिंग करके बनाओ, वी डोंट केयर, बट आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इट वॉज गिवन बाय G.N. लुइस एंड W. कोसले इन 1916। ठीक है, 1916 में दिया गया था, तकरीबन आज से 100 साल से भी ज़्यादा हो गए इस बात को, और अब हम इसको आज भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इन सबके आउटर शेल में आप देखो 8 8 8 इलेक्ट्रॉन है। दैट इज वाई दे आर स्टेबल, दैट इज वाई दे आर व्हाट, स्टेबल। अब ये बोले कि अगर नियॉन, आर्गन, देखो यहाँ पे नियॉन, हीलियम को नहीं रखा है, हीलियम अपने आप में एक्सेप्शन है, हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अब 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो बेचारा क्या करे, लेकिन हीलियम हाईली स्टेबल है। ये सन की हीट में भी, सन के पास थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ सेल्सियस टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे भी हीलियम कैसा बना रहता है, अनरिएक्टेड, किसी से लेना देना नहीं। समझ में आ रहा है, इसलिए हाईली नोबल है। नोबल का मतलब ही क्या होता है, कई बार नोबल गैस, नोबल का मतलब आदर्श। क्या आदर्श, मोह माया से दूर, रिएक्शन से दूर, रिएक्टिविटी से दूर, किसी को ना इलेक्ट्रॉन देना है ना लेना, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नोबल और आइडियल। समझ में। अब देखो यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, देखो यहां पे लुईस स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। अभी देखो यहां पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन की चाहत क्या है, या तो भैया मेरे पास इलेक्ट्रॉन ही ना रहे, और रहे तो एक और आ जाए। तो हाइड्रोजन क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है। समझ में, ये लुईस प्रेजेंटेशन है, लुईस ने डॉट एंड क्रॉस मेथड दिया था, बेसिकली डॉट मेथड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, डॉट्स। तो हाइड्रोजन के पास 1 ही डॉट है, कार्बन के पास, ये कार्बन है, 4 डॉट है, नाइट्रोजन के पास 5 डॉट है। ठीक है, अब ये इन्हीं डॉट्स को भरेंगे। अब ये हाइड्रोजन या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसके पास कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 डॉट। ये जो कार्बन है ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो लूज करे या गेन करे। अगर गेन करेगा तो 4 डॉट और लग जाएंगे, यहां पर लूज करेगा तो चारों निकल जाएंगे। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन होता है। अब इसके थ्रू हमें ना बॉन्डिंग समझेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, डॉट एंड क्रॉस मेथड मैंने आपको बताना है, केमिकल बॉन्डिंग में मेरे को आपको ले जाना है, और ये हम करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द सेम चैप्टर, मतलब आपके लिए अगला लेक्चर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, खत्म करते हैं केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप केमिकल बॉन्डिंग को इतनी शिद्दत और ईमानदारी से पढ़ें। तो विल बी मीटिंग ऑन अ नेक्स्ट लेक्चर फॉर द टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग। दिस विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ दिस सेम चैप्टर। अंटिल देन, बाय गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, जय हिंद, वंदे मातरम।